नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान को एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। जो एड ग्रेड हमें अभ्यास पुस्तिका दी गई है उसमें कुछ ऐसे ही प्रश्न चुन करके रखे गए हैं जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं या जिनको हमें इस सामाजिक विज्ञान के अध्ययन पढ़ने से और इसके अभ्यास से बहुत अच्छा नॉलेज भी मिलता है। तो यहाँ देखें हमने इसका जो है अध्याय लिया है। इसका जो भूगोल दी गई है हमारा पर्यावरण, हमारे पर्यावरण में इसमें हम अध्याय 1 अध्याय 2 को कर चुके हैं, ये दोनों कंप्लीट हैं। आज हम इसका अध्याय 3 यानी हमारी बदलती पृथ्वी इसको समझेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो अध्याय 3 दिया गया है हमारी बदलती पृथ्वी अध्याय 3, और इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2-3 प्रश्न दिए गए हैं और इनको इसलिए कंप्लीट करना है क्योंकि वार्षिक परीक्षा में यही प्रश्न इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न इनको हल करें। सबसे पहले समझ लें। देखिए प्रश्न 1 दिया गया है कि पृथ्वी के अंतर्जनित बल का उदाहरण बताइए। तो पृथ्वी का जो अंतर्जनित बल है वो भूकंप है, क्योंकि जो जैसे बाढ़ है तो ये बाहर से आती है। बाढ़ समुद्री तरंग बाहर ही होती हैं, पवन हवा बाहर ही है, लेकिन अंदर है ना। यहाँ पूछा गया था अंतर्जनित बल यानी पृथ्वी के अंदर वाला बल कौन सा, ये होता है भूकंप। तो भूकंप इसमें दिया गया है आ में, और यहाँ आ वाले को हम यहाँ पे भर देंगे क्योंकि भूकंप आते हैं तो पृथ्वी हिलने लगती है, यानी अंदर से कोई शक्ति या कोई दबाव ऐसा बनता है उभर करके जो बाहर आता है वह है अंतर्जनित बल। प्रश्न 2 देखिए इसमें दिया है कि नदियों द्वारा अपने मोड़दार मार्ग पर निर्मित स्थलाकृति कौन सी कहलाती है। तो वो कहलाती है विसर्प। क्या बोलते हैं उसको, विसर्प। जहाँ भी मोड़ होते हैं नदियों में, बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं हमारी गंगा यमुना त्रिवेणी सरस्वती इत्यादि, तो इनमें देखें जो विसर्प बनता है, जहाँ भी नदियाँ का मोड़ होता है उसको विसर्प बोला जाता है, ठीक है ना। प्रश्न 3 देखिए, प्रश्न 3 में दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व में पूरे विश्व का पूछा गया है, हमारे भारत का नहीं, विश्व का। तो इसका है बेनू जे इलाका एंजल जलप्रपात। ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा जलप्रपात बनता है जब कभी देखने जाए तो यहाँ पर है ये। प्रश्न 4 दिया गया है कि स्थल मंडलीय प्लेट से क्या मतलब है या क्या आशय है। तो यहाँ देखें जो स्थल मंडल की जो प्लेटें हैं, हमारी जो स्थल मंडल है जिस पर हम रह रहे हैं, तो इसमें अनेक प्लेटों में इसको विभाजित किया गया है। तो मुख्य रूप से स्थल मंडलीय प्लेट उन्हें कहते हैं जो स्थल मंडल की अनेक प्लेट हैं और उनको कई प्लेटों में भी विभाजित कर दिया गया। प्रश्न 5 देखिए इसमें है कि अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी पर कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। तो अंतर्जनित जो बल होता है अंदर से, उसके कारण पृथ्वी पर जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमने देखा कि भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी जैसी घटनाएं यहाँ पे घटित हो जाती हैं, ये कहलाते हैं अंतर्जनित बल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें। तो इसमें अगला प्रश्न दिया गया है कि ज्वालामुखी का चित्र बनाइए। तो देखिए यहाँ पे ये ज्वालामुखी जब कभी फटता है तो इस प्रकार से उसके आकार बनता है कि ये देखिए नीचे हमें इसको बता देना है कि इस प्रकार से देखें तो ये पृथ्वी दी गई है ना, ये क्या है, ये पृथ्वी है। ऊपर से इसकी ये ज्वाला फट करके ये देखिए पूरा एरियल है ना, ये ज्वालामुखी कैटर या ज्वालामुखी शंकु आकार इस प्रकार से धारण कर लेता है। इसमें छोटे छोटे छिद्र भी हो जाते हैं कई जगह है ना। तो इस प्रकार से है ये ज्वालामुखी का चित्र। ठीक, चलिए इसके बाद है प्रश्न 7 दिया गया है कि भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें कहाँ आश्रय लेना चाहिए। तो देखिए जब कभी भूकंप आता है तो विशेष हमें भी ध्यान रखना है कि भूकंप के लिए हमें, जैसे मान लो हमारी रसोई घर है तो उसके काउंटर पे या हमारा जो मकान है उसके कोने में चले जाइए। वहाँ पर क्या होता है, 2 दीवारों का जोड़ होता है तो वहाँ पर गिरने की कम संभावना हो जाती है। तो मेज़ के नीचे भी आप आश्रय ले सकते हैं। जैसे आपकी कोई मेज़ रखी हुई है तो वहाँ भी आप आश्रय थोड़ा सा यानी बचाव कर सकते हैं। और यदि भूकंप आता भी है और खुले मैदान में जाने के लिए आप जा सकते हैं तो बहुत जल्दी से खुले मैदान में जाएं, तो ये सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा। यहाँ देखिए प्रश्न 8 दिया है कि विसर्प किसे कहते हैं। तो विसर्प हमने पढ़ा भी है कि विसर्प क्या है, जब नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वहाँ मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है ना। तो इन्हीं मोड़दार मार्गों को क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। जो नदी का मोड़ होता है उसे क्या कहा जाता है, विसर्प कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए इसमें दिया है कि नदी अपने मार्ग में जलप्रपात का निर्माण कब बनाती है। तो देखिए नदियों में जो जलप्रपात बनता है अक्सर कर जब कभी भी इस प्रकार से नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है, यानी भूमि क्या हो जाती है, कट जाती है या बह जाती है।
जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान पर डाल लें, यहाँ ढाल लिखना है, ढा ढक्कन का बना हुआ है, डा नहीं है, दा नहीं है, ये ढा है ना। तो ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो वहाँ पे जलप्रपात बनता है। कोई भी ऐसा यानी कटाव बन जाता है जिससे यानी कि जहाँ नदी बह रही है उसके नीचे कोई ज़मीन ज़्यादा बह जाती है, गड्ढा हो जाता है बहुत गहरा, तो वहाँ पर ये दृश्य बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न 10वां दिया गया है कि डेल्टा का निर्माण कैसे होता है और डेल्टा का चित्र भी बनाइए, ठीक है ना। तो यहाँ चित्र बनाने के लिए जगह नहीं है। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है इसको आप यहाँ लिख लें कि जब नदी अनेक धारा में विभाजित हो जाती है जिसको वितरिका कहा जाता है, और यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए गए जो मलबा रहता है, ऊपर ऊपर आपने देखा होगा नदियों में भाग के कारण ऊपर से कुछ ऐसे मलबा बहते रहते हैं, तो उनका जो निक्षेपण करने लगती है वहाँ पर, वह अलग से वहाँ पर छोड़ जाती है। और प्रत्येक वितरिका अनेक मुहानों पर निर्माण करती है, तो उनको मुहाने भी कहा जाता है कि जहाँ पर इस प्रकार से नदी का मुहाना बनता है, मोड़ बनता है, वहाँ पर ये स्थिति आती है, तो यहाँ पर डेल्टा बनता है। और प्रत्येक वितरिका अनेक मुहानों का निर्माण करती है और सभी मुहानों में अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है, वहाँ उसको डेल्टा कहा जाता है। प्रश्न 11 देखिए, इसमें है कि समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थल आकृतियों का वर्णन कीजिए। तो समुद्री जो तरंगें हैं उसमें अपर्दन एवं निक्षेपण से तटीय स्थलाकृतियाँ बनती हैं, जैसे समुद्र का गुफा, तटीय मुहराब, अष्टैक आदि इत्यादि होते हैं इनमें, है ना। प्रश्न 12वां देखें तो हिमनद के कार्य लिखिए। हिमनद क्या होता है, तो देखें हिमनद जो होता है वह होता है सुंदर झीलों का निर्माण करता है, और हिमनद हिमोद का निर्माण करता है। हिमनद जो बर्फ होती है हिमनद, उसमें ये सारी चीज़ें बनती हैं। चलिए प्रश्न 13वां देखिए, रेगिस्तान क्षेत्रों में पवन से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो रेगिस्तान जो होते हैं वहाँ पर पवन द्वारा छत्रक, शैल, बालू, डिब्बा, लोयम आदि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जब कभी रेगिस्तान आप जाओ तो वहाँ पे देखेंगे ढेर सारी रेत होती है, तो वहाँ पर पवन चलती है ना, हवा के द्वारा रेत जो है कहीं पर इकट्ठी होती रहती है, तो उनकी अलग अलग आकृतियाँ बन जाती हैं, ठीक है ना। तो वह छत्रक शैल कहलाते हैं। बालू के डिब्बे बन जाते हैं, डिब्बा जैसे, है ना, लोयम बनते हैं। इस प्रकार से वहाँ पे स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न 13 दिए गए थे और हमने ये सभी 13 प्रश्न समझ लिए हैं। इनको अपनी एड ग्रेड बुक में वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा वो कर दें, पॉज कर दें यानी रोक दें, और इन सभी प्रश्नों को आप अपनी एड ग्रेड बुक में लिख लीजिए, ठीक है। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। और यदि आप आगे इसी प्रकार से देखना चाहते हैं इसके बाकी के जो और अध्याय हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक भी करते चलिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि आप अभी कक्षा 7वीं में हैं, कक्षा 8वीं में जो है NMMS यानी नेशनल राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट परीक्षा होती है, उसकी तैयारी भी इसी चैनल के माध्यम से करवाई जाती है। आप इसकी भी तैयारी अभी से करना शुरू कर दें, क्योंकि ये जो चैनल है आपको बहुत ही लाभ दिलवाएगा और अपडेट भी जो होते रहते हैं वो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी करके रखिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।